गांधी महोत्सव आयोजन समिति द्वारा आयोजित 6 दिवसीय गांधी महोत्सव का समापन रविवार को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के राजीव गांधी सभागार में किया गया। कार्यक्रम में गांधी जिंदा है विषय पर नाटक और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कवि रासबिहारी गौड़, रंजीत सिंह राणा, चिराग जैन, मनीष शुक्ला, गौरव दुबे, कमल महेश्वरी आदि कवियों ने अपनी रचनाएं पेश की। कार्यक्रम में शहर के कई साहित्यकारों व गणमान्य लोगों ने शिरकत की। दीप माल्यार्पण की और हमारी जो अतिथियों के सम्मान की परंपरा है उसे निभाने के लिए आपको पता होगा मैं डॉक्टर अनंत जी भटनागर से निवेदन करूंगा कि ये पधार के और श्री प्रसन्न जी सोलंकी का माल्यार्पण करें। और स्वागत की इसी कड़ी में मैं श्री सोमरतन जी आर्य से निवेदन करूंगा कि वे पधारें और तो आदेश मंच से हुआ और मंच की अवहेलना मैं नहीं करता। और जिनके प्रेसर साहब को निवेदन करूंगा कि वे उनका स्वागत करें। एक साहित्यकार दूसरे साहित्यकार गोपाल बाहेती जी, महन सिंह जी ललाता साहब, बसंत जी सोलंकी साहब, रमेश जी अग्रवाल साहब, अग्रिम पंक्ति में बैठे मेरे सभी आगंतुक अतिथियों, बाहर से आए हुए कवियों और शुद्ध श्रोताओं, मैं एक विशेष भूमिका के लिए हूं। आपके शाब्दिक स्वागत के साथ नाटक की थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताना मैं अपना दायित्व समझता हूं। हम सब इस शहर में अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से कला और संस्कृति को जीते रहे हैं। मैंने या मेरी कलम ने एक कोशिश की थी आप सबके प्रयास से कि एक नाटक लिखा, उपन्यास और मैं नाटक है वो गांधी जिंदा है, थोड़ा बड़ा है, प्रकाशाधीन है, कुछ दिनों में आपके हाथ में आ जाएगा। उसका एक अंश हमने कुछ दिन पूर्व ऋषभ यहाँ बैठे होंगे उनके नेतृत्व में कला अंकुर मंडल ने सूचना केंद्र में मंचित किया था। उसका एक दूसरा पक्ष आज हम मंचित करने जा रहे हैं। Let it be.
तुम्हें याद है जब मैंने अपने मम्मी पापा से तुमसे शादी करने के बारे में बताया था तो कितना हंगामा बरपा था। हाँ, जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे तुम बताया करते थे कि तुम्हारे माता पिता कितने मॉडर्न हैं, कितने खुले मन के हैं। दरअसल मैं उन्हें समझ ही नहीं पाया कि वो मॉडर्न बनने का केवल दिखावा करते थे। जब मैंने तुमसे शादी करने के बारे में पापा को बताया तो एक घर में भूचाल सा आ गया था। माँ ने तो 3 दिनों तक खाना नहीं खाया था। पापा ने साफ साफ कह दिया था, एक मुस्लिम लड़की से शादी करके हमारा धर्म भ्रष्ट कर गो। तुमने बताया था, पापा ने कहा है किसी से भी शादी कर दो, परंतु इस लड़की से नहीं। वो डरते थे क्योंकि ताऊ जी हमारे समाज के अध्यक्ष जो थे। इसलिए जब मैंने तुमसे शादी कर ली तो उन्होंने हमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और बाकायदा इसकी अखबार में खबर छपवा करके घोषणा की थी। हाँ, और तुम्हारे दोस्त भी तो हमें मॉल का वास्ता देकर समझाते थे कि धर्म के आगे प्यार और कुछ नहीं होता। यहाँ तक धर्म के कुछ लपोट दो तब जिहाद के नाम पे हमारा कत्ल तक करना चाहते थे। वो तो शुक्र है उन दिनों गदर पिक्चर का कि मेरे अंदर का सनी देओल जगा दिया और फाइनली मैंने तुमसे कोर्ट मैरिज कर ली। हाँ, और इस कारण हमें अपना घर, शहर, यहाँ तक कि सरनेम छोड़कर शहर शहर भटकना पड़ा। आज भी जब दरवाजे पर कोई भी आहट होती है तो हम सहम से जाते हैं। हाँ, जैसे आपा फूफी की बेटियाँ बुर्के में जवानी को ढककर है। अम्मी कुछ खास मौकों पर जब बुर्का पहनती थी, अम्मी को देखकर लगता था सदियों का बोझ उतार कर फेंक रही हूँ। सचमुच कितनी घुटन होती होगी ना। अब्बू रेलवे में नौकरी किया करते थे। वे अक्सर कहा करते थे, कौम को जहालत से निकालने के लिए औरतों का पढ़ना लिखना बेहद जरूरी है। अगर हम एक लड़के को पढ़ाते हैं तो हम एक व्यक्ति को पढ़ाते हैं, लेकिन अगर हम एक लड़की को पढ़ाते हैं तो एक पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। परंतु जब अम्मी अब्बू को तुम्हारे बारे में पता चला वो इस कदर डर गए कि जैसे सपने में अपना ही कत्ल देख लिया। अब्बी ने तो अपने डर को शब्द देते हुए कहा था, खन्ना साहब, घर चलाना अलग बात है और देश चलाना अलग बात है। देश कोई पुश्तैनी व्यापार नहीं है जिसमें नफा नुकसान देखा जाए। ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र। पता है लोकतंत्र है, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए स्थापित तंत्र लोकतंत्र। और लोकतंत्र में सबकी सुनी जाती है। और आजकल क्या हो रहा है? गांधी जी की आवाज को इतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं दबाया। प्रोफेसर साहब, गांधी जी एक विशुद्ध राजनीतिक आदमी थे। गांधी जी सिर्फ आदमी भर नहीं थे, वो एक विचार है। गांधी जी के अलावा मुझे ऐसा कोई नायक नहीं मिला जिसमें नैतिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और मानवीय चेतना को अपनाते हैं। मोहम्मद साहब की दया को भीतर तक उतारते हैं। विचार करते हैं तो टॉलस्टॉय, थोरो, रस्किन, कबीर से लेकर मीरा, टैगोर, नरसिंह मेहता से सीख के चले जाते हैं। ये बिना घृणा और नफरत के साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं। वो लड़ाई को शत्रु और शस्त्र विहीन बनाते हैं। इसलिए एक अकेले गांधी जी की हत्या में मुझे कई कई हत्याएं दिखाई देती हैं। माफ करना प्रोफेसर, बिल्कुल माफ करना। दरअसल यह तुम्हारी गांधी के प्रति अंधश्रद्धा है। जरा आंखें खोल कर देखो, इतिहास गांधी जैसे नायकों से भरा पड़ा है। हाँ, उनकी हत्या निंदा के योग्य है, पर इसमें तो बुरा मानने वाली क्या बात है। इतिहास में बड़े बड़े लोगों की हत्याएं होती रही है। और वैसे भी आज के इस युग में गांधी के आदर्श और मूल्यों का क्या महत्व रह गया है। प्रिय से प्रिय की मृत्यु के बाद भी उसका दाह संस्कार हो ही जाता है, मगर न जाने हम गांधी के शव को आज तक क्यों ढो रहे। ऐसा क्या रखा गांधी? मैं भी आप ही की तरह सोचा करता था।
लेकिन जब मैंने गांधी को पढ़ा और जाना, तब मुझे लगा कि हम दिन के उजाले में जानबूझकर आंखें मूंदकर सूरज को नकार रहे हैं। तो इतने लोग जो यहाँ आकर गांधी बाबा की मूर्त पर हाथ चढ़ाते हैं, वो सब क्यों करते हैं? जीवन मूल्य का होना कोई मूर्त या किताब में लिखी इबारत नहीं। मूल्य का होना जीवन के सौंदर्य से जुड़ा है, व्यक्तित्व के तेज से जुड़ा है। जब मैं गांधी की मृत्यु पर दुखी होता हूं तो मैं अपने किसी प्रियजन की मृत्यु का प्रलाप नहीं करता, मूल्यों के मिट जाने का संताप व्यक्त करता हूं। गांधी शव नहीं, समझ। और गांधी की हत्या मुझे अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया सी लगती है। आज का समाज, राजनीति का चेहरा, दुनिया की दौड़, आतंक का साया, हिंसक चरित्र, मूल्यों का पतन, बच्चों का भविष्य, ये सब रोज होने वाली गांधी की हत्या ही तो है। हालांकि इन बातों से गांधी की हत्या का कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी इन सब में तुम और हम कर भी क्या सकते हैं? इसमें तो परेशान होने वाली क्या बात है? दरअसल आप गांधी जी की हत्या को बहुत ही स्थूल अर्थों में ले रहे हैं। ऐसे तो किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। समय, सृष्टि और सृजन अपना काम करते रहते हैं। लेकिन जो लोग अपने बनाए हुए रास्ते हम लोगों के लिए छोड़ और इस तरह के कुतर्कों से हम हर बात में, हर बहस में गांधी की हत्या ही कर रहे हैं। लेकिन उस सब के लिए जिम्मेदार भी खुद गांधी थे। ध्यान रखें खन्ना साहब, इस सब के जिम्मेदार हम हैं। ये सब हमने किया है। हमारी पीढ़ी उस विराट विरासत को संभाल नहीं पाई। हमारे आने वाली नस्लें गांधी को स्मारकों में ढूंढती रही। हम मौन रहे, व्यस्त रहे, अस्त व्यस्त रहे। इस लिहाज से हमने गांधी की हत्या की है। हमने गांधी की हत्या होने दी है। नवल जी, बड़ी देर से चुपचाप बैठे हो, क्या बात है? प्रोफेसर साहब की प्रोफेसरी सुन रहे हो? आप दोनों की बातें सुन रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है किसी क्लास में बैठा हूँ। सच्ची प्रोफेसर साहब, आपको तो गांधी जी के बारे में बहुत पता है। मगर ये बताओ कि तुम्हें क्या पता है गांधी जी के बारे में? अजी साहब, प्रोफेसर साहब की तो बातें अच्छी लगी, वरना सुबह से नेता लोग आ रहे हैं, गांधी जी की मूर्ति को माला पहनाकर और चाहिए, और खुद सुबह से शाम तक सैकड़ों झूठ बोलते हैं। वो गैलेक्सी टावर वाले गुप्ता जी पूरे दिन गांधी जी को गाली बकते रहते हैं। आज सुबह कह रहे थे ए गांधी ने देश बर्बाद कर दिया, मुसलमानों को सिर पे चढ़ा लिया है, सिर पे। वो कहते हैं हमारी पार्टी ने गांधी जी को लेकर नजरिया बदल दिया है। हाँ, बाबूराव मासा जरूर मूर्ति के नीचे बैठकर कुछ ना कुछ गुदगुदाते रहते हैं। पैरों में घिसी हुई चप्पल और पुराना कुर्ता पहन के आते हैं, जबकि दोनों बच्चे बहुत अच्छी जगह पे हैं। क्यों थे? हाजी साहब, हमें तो भले ही आदमी लगते थे। मेरे बाबूजी गांधी जी में बहुत मानते थे। हम तो स्कूलों में वो गाने भी गाते थे, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। बाकी प्रोफेसर साहब हमें बताए गए थे कि गांधी समझ गया गांधी जी दुनिया की बगीचा बनकर हिफाजत करते होंगे और फूल तोड़ने को चलने वाले उनके दुश्मन बन गए होंगे। इसीलिए गांधी जी की मूर्ति पार्क में बिजूका बनकर खड़ी है कि कोई जानवर बगीचे को नुकसान ना पहुंचा दे।
कुछ हद तक तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सच यह है कि गांधी जी की मूर्ति पूरे देश भर में यही काम कर रही है। तुमको जानकर आश्चर्य होगा कि रूस, चीन, अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इंडोनेशिया सहित 80 से ज्यादा देशों में गांधी जी की मूर्तियां हैं और ब्रिटिश पार्लियामेंट परिसर में उनकी प्रतिमा खड़ी है, जिनके जबड़े से गांधी जी ने देश को आजाद करवाया था। क्या फायदा ऐसी मूर्तियों का? रोज तोड़ी जाती है, रोज ढाई जाती है, कौओं और कबूतरों का मल ढोती है मूर्तियां, और इस मूर्ति की आड़ में ये नेता, सरकारी नौकर, ये गुंडे, ये जानवर देश को चल रहे हैं। हमारे प्रोफेसर साहब हैं अब्दुल जी, उनकी लाइब्रेरी के कलेक्शन में मैंने देखा है, उसमें मैंने आपकी तस्वीर भी देखी। इतनी देर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपकी बातें सुनकर ऐसा महसूस होता है कि गांधी के विषय में पढ़ना जरूर चाहिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सच में आप बहुत अच्छा समझा है। दरअसल हम गांधी को जानते ही कितना कम है। अरे वाह प्रोफेसर, मुझे तो पता ही नहीं था आपने किताब लिखी है, वो भी गांधी पे। इसका मतलब प्रोफेसर साहब को गांधी जी के बारे में सब पता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर हाँ, एक समय में वो किताब काफ़ी पसंद की गई। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के कोर्स में भी चल रही है, शायद संभव हो तो जरूर पढ़िएगा। बिल्कुल जरूर पढ़ेंगे, आज ही जाकर लेकर के जाऊंगा। सर, इन दिनों सत्य, गांधी और किताब के लिए ये बात सिद्ध करने के लिए उन्हें, भारतीयता सिद्ध करने के लिए उन्हें क्या करना होगा? हेलो, क्या नाम आपका? विनय खान जो भी है, आपका यह प्रश्न बेमानी है, आपका यह डर बेमानी है। सबकी अपनी अपनी आस्थाएं होती है, वैसे भी आप प्यार के नाम पे धर्म से खिलवाड़ नहीं कर सकते। और यहाँ पे गांधी जी पे बात हो रही है, आप विषय को विषयांतर करने की कोशिश ना करें। शमाल, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और विनय की भी चिंताएं वाजिब है, पर किसी भी हल पर पहुंचने से पहले तुम्हें खुद जानना होगा कि तुम क्या चाहते हो। मगर कैसे? सर, आपकी सारी बातें समझ में आती, मगर कोई साफ रास्ता नजर नहीं आता। धर्म और जाति इस देश की हकीकत है, हम इस बात को भूल नहीं सकते। मुझे अच्छा, लेकिन फिर भी हम झूठ बोलकर मुश्किलों को आमंत्रित करते हैं। सभी को पता है कि हिंसा से किसी का हित नहीं सधता, फिर भी हम उसके पक्ष में तर्क गढ़ ही लेते हैं। यह सीधी और सरल बात गांधी जी कहते हैं, और हम उसे मुश्किल और अव्यवहारिक मानकर झटक देते हैं। परंतु साहब, ये जहान में जाति धर्म तो है ही ना। बिटिया गलत नहीं बोल रही। आज टीवी, अखबार सब झूठी दिखा रहे हैं। क्या समाज में इस तरह की घटनाएं हो रही है? सब तरफ झूठ का माहौल फैला रहा है। बात है भाई, जो हम आसपास देखते सुनते हैं उसका असर तो हम पर पड़ता ही है ना। इस तरह से कुछ समय के लिए सत्य को छुपाया जा सकता है, पर ध्यान रहे, झूठ आखिर झूठ ही होता है, उसे सत्य से पराजित होना ही पड़ता है। आपका मतलब है सत्य एक न एक दिन खुद सामने आ जाता है। बिल्कुल। आप लोग ये मत समझना कि मैं आप लोगों को कोई प्रवचन या लेक्चर दे रहा हूँ, ना ही मैं किसी को अनावश्यक रूप से कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ। तरह से जाना है। सही बात है सर, आपकी बातें सुनकर भीतर से सबसे लड़ने की ताकत मिलती है। किसी इंसान को मारा जा सकता है, गांधी जी को मारा जा सकता है, मगर उनके विचारों को कभी नहीं मारा जा सकता। ठीक कहा आपने। गांधी जी को मारा जा सकता है, उनके विचारों को नहीं। प्रोफेसर साहब, आप सही मायनों में मैंने आपके माध्यम से गांधी जी को जाना है। गांधी जी हमारे बीच है, वो मौजूद है। गांधी जी को मारा जा सकता है, उनके विचारों को नहीं। जी हाँ, गांधी जी को मारा जा सकता है, उनके विचारों को नहीं। हमको भी लगा कि गांधी
गांधी बाबा को मारा जा सकता है, पर गांधी बाबा के विचारों को नहीं। गांधी कहीं नहीं गए, गांधी आप में, गांधी आप में, गांधी इनमें, गांधी मुझ में, गांधी सब में। आप ही लोग कर देंगे थोड़ा सा इधर। तालियां वालियां बजाने वरना ऐसा लगेगा मालूम नहीं मिल जाएगी ताली जा रही मुस्कुराते रहो मस्ती। आप थोड़ा सा गांधी पर भी बात करेंगे, इसका मतलब ये नहीं दो चार लोगों ने बिल्कुल नहीं सुना कि अंदर आ जाओ। आज पता लगा नाटक देखने कुछ बहरे भी आए। हाँ जी, नेक्स्ट राणा जी का बेटा फटाफट आ दो क्योंकि हम समय सोमरतन जी, पराग जी, पराग आंडले जी, आजा प्रहलाद जी ध्यान रखें। चलिए 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 सामने से तो हट जाओ, बैक से दो ना तो कोई आइटम दे। बस बस अरे तो अभी आपको नहीं मैं तो कहना ही वो हाँ बस इनको बोल दिया तो मेरी थोड़ी चलिए क्या अब पता है आज बढ़िया बात ये है, एक और जोरदार सजा मिली मुझे कहा गया था मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता करूंगा और केगे बेटा तू ही ले गया काम बहुत ज्यादा लेकिन तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि कुछ लोग बाहर खड़े हैं बोला 26 ये बोला अरे क्या हो गया उसको नीचे डाला बोला 27 तो ये 27 ही होने में बड़ा संकट ऐसी कोई बात नहीं। अब आगे बहुत अच्छा है जो है पर या सबसे ज्यादा स्नेह करते हैं किसी कवि पर। हमारे कवि सम्मेलन में समिति है जैसे हमने महोत्सव समिति बनाई जिसमें देश भर के सारे मंच के कवि एकत्रित हैं। उस पूरी कवि सम्मेलन समिति के सारे संयोजन का दायित्व जो एक युवा कवि उठाता है और न केवल उठाता है, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो तो वो आदमी कविता के सरोकारों को कभी कविग्राम के नाम से, कभी पुराने चावल के नाम से, कभी अन्य नाम से कवि सम्मेलन संस्थान की सबसे बड़ी ऑक्सीजन है। मैं चाहता था कि वो इसका संचालन करें, अगर करें तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं आप जोरदार तालियों से भाई चिराग जैन को आमंत्रित करें और मैं अपना स्थान अजमेर में कैसा वाला सुनते हैं। अभी बता रहे थे वो चले गए हमारे नेताजी की चौरा चौरी के टाइम पे आजादी मिलनी तय थी, गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। थोड़ी देर बाद लेंगे। तो जब नाटक का समापन हुआ था तो ये हॉल कवि सम्मेलन के योग्य हॉल था। फिर राज भाई ने कहा ऐसे कैसे
बिना चाय के काम नहीं चलेगा। अन्यथा आप जहाँ भी बैठे रहेंगे, कविता तो दूर बैठे आदमी को भी केवल संवेदनाओं से जोड़ने का दम रखती है। एक और तालियां इकट्ठी बजा दो तो लगे कि हम खड़े हैं। जहाँ सबकी सुनी जाती है वही पर बता रहे थे, इधर वो वाले बैठे, इधर ये वाले बैठे हैं। कोई भी कहीं बैठे हो, अजमेर की प्राकृतिक बनावट, भौगोलिक बनावट ऐसी है कि कोई अपने आप को कितना भी दूर कर ले, एक गोल पर्वत श्रृंखला के बीच में अपने आप मिल जाती है। ऐसी बहुत अच्छे मैं करता रहूंगा थोड़ी थोड़ी बात। हमने पूरी दुनिया को हंसते हुए महापुरुष दिए हैं साहब, और मैंने भाई साहब जीवन में सिर्फ एक बार अटल जी को बहुत करीब से देखा है। इस कवि सम्मेलन की नींव रख रहा हूं एक घटना से। अटल जी की सरकार गई थी, सन 2004 की बात है। उन दिनों अटल जी को विस्मरण नाम का एक रोग हो गया था, भूल जाते थे अपने कैबिनेट के मिनिस्टरों के नाम, भूल जाते थे, चलते चलते भूल जाते थे, माइक तक जाना होता तो रास्ते में अटक जाते थे। इसको रोग बोलते हैं, विस्मरण, ये मानसिक रोग होता है। अटल जी को यह रोग हुआ, अटल जी की सरकार चली गई। उन दिनों नानाजी देशमुख बीमार थे। नानाजी देशमुख दिल्ली के झंडेवालान में दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान में स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। एक शाम बिना किसी सूचना के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बिना किसी सूचना के नानाजी से मिलने पहुंचे। नानाजी ने उन्हें देखा और डांटा। नानाजी बड़े थे, डांट सकते थे। नानाजी ने कहा, अटल तुम्हारी खुद की तबीयत खराब है, तुम्हारा खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो तुम मेरा स्वास्थ्य जानने क्यों आए हो? मैं आपसे मिलने नहीं आया हूं, एक कनिष्ठ रोग एक वरिष्ठ रोग से मिलने। हाँ, हम भी खड़े थे, हम भी ऐसे हंसे जैसे आप हंसे। नानाजी भी हंसे, लेकिन नानाजी ने अपनी सफेद दाढ़ी मूंछ में अपनी हंसी दबा ली और फिर कृत्रिम क्रोध के साथ पूछा, अटल तुम्हारी सरकार चली गई है, मैं बीमार हूं, तुम बीमार हो, देश में प्रधानमंत्री बनाने को कोई चेहरा नहीं मिल रहा। ऐसी परिस्थिति में, इन तनाव भरी स्थितियों में तुम हंस कैसे लेते हो? अटल जी ने जो जवाब दिया वो इस कवि सम्मेलन की आधारशिला है। नानाजी ने कहा, अटल इन तनाव भरी परिस्थितियों में तुम मुस्कुरा कैसे लेते हो? अटल जी बोले, नानाजी तनाव से सिर्फ समस्याएं जन्म ले सकती हैं, समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। हम लोग खिलखिलाहट का एक कारवा लेकर आपके बीच हैं। हंसे जितना हंस सकते हैं और विश्वास मानिए। जयंती पर आह्वान करना चाहता हूं सरस्वती वंदना के लिए मनीषा शुक्ला जी। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ और कला के अनुष्ठान में पधारे आप सब प्रबुद्ध श्रोताओं को इस मंच की ओर से प्रणाम करती हूँ। सरस्वती वंदना के लिए आदेश हुआ है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे सीधे वंदना शुरू करती हूँ। और ज्यादातर आयोजनों में सरस्वती वंदना केवल एक औपचारिकता होती है। मेरा मन है कि आप यहीं से इस वंदना से ऐसे जुड़ें कि इस कवि सम्मेलन का आगाज हो जाए। मैं पढ़ती हूँ। शब्द की आरती व्याकरण के दे, शब्द की आरती व्याकरण के दे, नवरसों की गमक सर्जना के लिए शब्द की आरती। और सरस्वती के क्या क्या रूप है? स्वागत। कंठ में जा बसी तो स्वरा हो गई, कंठ में जा बसी तो स्वरा हो गई, लेखनी में ढली अक्षरा हो गई, लेखनी में ढली अक्षरा हो गई, लेखनी में ढली अक्षरा हो गई, बुद्धि को छू लिया तो त्वरा हो गई, बुद्धि को छू लिया तो त्वरा हो गई। और शस्त्र ने शास्त्र से सीख कर रण किए, शस्त्र ने शास्त्र से सीख कर रण किए, नवरसों की गमक सर्जना के लिए शब्द की आरती। और यहाँ मेरी बहनें बैठी होती हैं। सरस्वती केवल लिखने पढ़ने का। तुमने उपकार जग पर
व्याकरण के दिए नवरसों की गमक संजना की। घटना बता देता हूँ, एक कथा सुना देता हूँ छोटी सी। भाई साहब आप बैठे हैं तो कथा सुनाने का मन कर रहा है। आपके कुर्ते का कलर देखकर भीतर से कथा आने लगती है, तो एक कथा सुनाता हूँ। राज बिहारी भाई बैठे हैं, इन्होंने पिछले दिनों एक तोता पाला। तोता पाल के, ध्यान से सुनना, इस कवि सम्मेलन का पूरा भविष्य इस कथा पर निर्भर है। तोता पाल के उसे धूप पानी देने के लिए बरामदे में लटकाना शुरू कर दिया। अब हाथ से कवि का तोता कैसा हो सकता है? उसने राजचंदों से पंगा लेना शुरू किया। अगले दिन एक पंडित जी निकले। पंडित जी ने चोटी खड़ी कर रखी, त्रिपुंड लगा रखा, गले में रुद्राक्ष की माला, भगवा वस्त्र, पैर में खड़ा हूं। पूरा गेटअप देखा तो तोते को हंसी आ गई। पंडित जी बोले, रे क्यों हंस रहा है? बोले, यार तू बेवकूफ लग रहा है। पंडित ने सोचा तोते का मूड खराब होगा, बेचारे निकल गए। अगले दिन पंडित जी फिर निकले। तोते ने कहा, आज भी तो बेवकूफ लग रहा है। अब पंडित जी ने रास भाई से शिकायत की। बोले, रास बिहारी जी, आप इतने बड़े कवि हो, इतने विद्वान हो, देश विदेश में जाते हो, टेलीविजन पर आते हो, आपने ये कैसा तोता पाल रखा है? ये राजचंदों को गालियां दे रहा है, मोहल्ले का माहौल खराब कर रहा है। इन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। इन्होंने तोते को बोला, अगर मैंने कल से किसी को गाली दी तो तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। अब अगले दिन का सीन है साहब, तोता लटका हुआ है। पंडित जी निकले, तोता चुप रहा। पंडित जी 4 कदम जाके मुड़े, तोता फिर चुप रहा। पंडित जी 8 कदम जाके मुड़े, तोता फिर भी चुप रहा। पंडित जी नुक्कड़ पे जाके खड़े हो गए। तोता बोला, देख यार, समझ तो तू गया ही है। तो ये पूरा कवि सम्मेलन समझदारी का मामला है। मंच का कोई भी तोता या तोती कविता पढ़ते हुए अचानक रुककर बिना कारण आपकी ओर देखने लगे, तो आप लोग समझ जाए कि आप लोगों को प्रतिक्रिया करनी है। ऐसे चुटकियों में बजाओगे तो भाई साहब कोई भी पार्टी कोई समर्थन में नहीं आ पाएगी। मुझे बताता है, मैं पहले कवि को आपके बीच बुलाना चाहता हूँ। प्रश्न मेरे मस्तिष्क में बहुत देर से था कि गांधी जिन्होंने अहिंसा की बात की, उस पर ओज का कवि कैसे कविता पढ़ेगा? फिर मेरे मन ने मुझे जवाब दिया। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। था बहुत पानी मगर तलवार पर सब चढ़ गया, था बहुत पानी मगर तलवार पर सब चढ़ गया, इसलिए राजस्थान रेगिस्तान बनकर रह गया। राजस्थान रेगिस्तान बनकर रह गया। लेकिन मुझे कहते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि जिस संस्कारों की भूमि पर हमने जन्म लिया है, कुछ बदतमीज लोगों ने इसे इस सिरे तक खराब करने की कोशिश की है। हमारे देश की जैसी फिल्में बन रही हैं, जैसे विज्ञापन हमारे देश में आ रहे हैं, जैसी अश्लीलता हमारे देश में बढ़ती जा रही है, जो गांधी और शास्त्री जी ने जो संस्कार हमको दिए हैं और हमने उनको कितना खराब करने की कोशिश की। मैं सीधे सीधे 4 पंक्तियां गालियों की निवेदन करते हुए अपने काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि है ये बताता हूँ। बारिशों से आग मेरे सीने में ये जल रही, पीड़ा घनघोर मेरे मन में पिघल रही, कौन देगा मेरे इन सवालों का जवाब जी? क्या विवेकानंद जी ने देखे यही ख्वाब जी? क्या विवेकानंद जी ने देखे यही ख्वाब जी? जिनके कारण उपवन शमशान हो गया, समय से पहले बचपन जवान हो गया, हमारी यादें जिन्होंने तार तार कर दी, अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी। आग सुलगा रहे वो कच्ची सी जवानी में, शर्म हो तो डूब जाओ चुल्लू भर पानी में, शर्म हो तो डूब जाओ चुल्लू भर पानी में, शर्म हो तो डूब जाओ चुल्लू भर पानी में। 524 वर्ष पूरे हुए आदरणीय भाई साहब। जौहर की एक घटना राजस्थान में हुई। मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ, बच्चे ने पूछा कि सर ये जौहर क्या है? मैंने सरल शब्दों में समझाया कि एक विधर्मी कोई आया था और एक स्त्री की अस्मिता प्रदान करना चाहता था। उसने आग में कूद कर अपनी जान दे दी, लेकिन अपने अस्मिता को बचाया। सिर्फ एक टिप्पणी करता हूँ इस समृद्ध मंच से और निवेदन करता हूँ कि जो मैं कहने जा रहा हूँ यदि आप तक पहुंच गया तो बहुत बड़ी बात होगी। ये अपनी ये जौहर था कि अपनी अस्मिता के लिए आग में कूद के जान दे दी जाए। लेकिन आज इस बात को यदि कहा जाए उलट करके, तो अश्लीलता की आग में इस पीढ़ी को झोंक करके हमारे देश की नई नायिकाएं जो हैं, हमारे देश की जो नायिका हैं, वो मेरी पीढ़ी में अश्लीलता का जो जहर रोक रही हैं, मैं उनके खिलाफ गालियां दे करके अपनी बात को आपके बीच अंजाम देना चाहता हूं। सुनिएगा, सब अच्छा लगेगा मुझे। टीवी है या
विज्ञापन है, देह को दिखाने वाले मोहक को ये साधन है। तन ढकने में शर्म आती है जिन्हें, काम को अदाएं सारी भाती है जिन्हें। तन ढकने में शर्म आती है जिन्हें, काम को अदाएं सारी भाती है जिन्हें। स्वाद मनोरंजन का खारी कैसे हो एक ऐसे में लोग इसकी गवाही देंगे। उनका नाम मंच पर पुकारना किसी सिक्के को उछालने जैसा है। बड़े जागृत हो जाओ, आपकी आंखों की एक एक भंगिमा गीत को दाद दे। आप जोरदार तालियों में बुलाएं जकी नवाब अजमेरी साहब। हास्य के प्रकांड पंडित यहाँ पे मौजूद है। हास्य के लिहाज से मेरे पास शक्ल के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा है भाई साहब। चार पंक्तियों से दुआओं की चार पंक्तियों से मैं शुरू करता हूँ। मेरी नजरों को भी इश्क का मंजर कर दे। अच्छा, हाँ, एक नजर देख ले मुझको कलंदर। अच्छा है, आए हाय, एक नजर देख ले। हाँ, मैं बिखर जाऊं फजा में किसी खुशबू की तरह। एक मौसम कोई ऐसा भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मैं ट्रायल वॉल पे कैसे गीत लिखूं, मैं कैसे गीत लिखूं, मैं कैसे गीत लिखूं, मैं कैसे गीत लिखूं। क्या कहने? ना कोई साथी, ना कोई रहबर, ना कोई मननी, मैं कैसे गीत लिखूं। अच्छा गीत है। मैं कैसे गीत लिखूं। बन लिखे साहब। जलती बस्ती जलती लाशें मौत ने हाथ पसारे। हाय हाय। जलती बस्ती जलती लाशें मौत ने हाथ पसारे। सोच सोच जहरीली हो गई, शब्द बने अंगारे। वाह, बेशक। जीवन रक्षक हार गया और मौत ने पाई जीत। मैं कैसे गीत लिखूं, मैं कैसे गीत लिखूं, मैं कैसे गीत लिखूं, मैं कैसे गीत लिखूं। भाई भाई को मारे ये यहाँ की रीत है। अच्छा। मजहबों के नामों पर देखी यहाँ की प्रीत है। गम के सुरों में ढल गया है खुशी का हर संगीत। मैं क्या बात है। गीत लिखूं, मैं कैसे गीत लिखूं, मैं कैसे गीत लिखूं। कोई तो आकर प्रेम नगर में प्रेम के गीत सुनाए। मीरा और रसखान के जैसे मीठे बोल सुनाए। कोई तो आकर प्रेम नगर में प्रेम के गीत सुनाए। मीरा और रसखान के जैसे मीठे बोल सुनाए। ज़की तुम्हारा कलम उठेगा, लिखेगा कोई गीत। मैं ऐसे गीत लिखूं, मैं ऐसे गीत लिखूं, मैं ऐसे गीत लिखूं, मैं ऐसे गीत लिखूं।
शुक्रिया। एक साथ आज फिर नकार दो नफरतों के गीत, ये आज फिर नकार दो मुल्क अपना शियां मिलके सब सवार दो, नफरतों के गीत ये आज फिर नकार दो मुल्क अपना शियां मिलके सब सवार दो, मुल्क अपना शियां मिलके सब सवार दो। और जरूरत क्यों पड़ी जनाब भाई सुनिए, चांद जैसी बेटियां भर रही है सिस्कियां, अच्छा चांद जैसी बेटियां भर रही है सिस्कियां, ये चांद जैसी बेटियां भर रही है सिस्कियां, ममता की थी डोरियां खो गई वो लोरियां, राखी के वचन नोचते बदन, राखी के वचन नोचते बदन, बन के राम बेटियों को फिर से तुम तार दो, बन के राम बेटियों को फिर से तुम तार दो, मुल्क अपना शियां मिलके सब सवार दो, मुल्क अपना शियां मिलके सब सवार दो, नफरतों के गीत ये आज फिर नकार दो, मुल्क अपना शियां मिलके सब सवार दो। नौकरी के नाम पे रिश्वतों की मांग है, नौकरी के नाम पे रिश्वतों की मांग है, जर जमीन और कहीं असमतों की मांग है, भूखा है बचपन जल रहा वतन, भूखा है बचपन जल रहा वतन, जलते इस चमन को फिर से नहीं बहार दो, क्या कहने, जलते इस चमन को फिर से नहीं बहार, शाम का हिंद के नाम का, एक तेरे भी नाम से एक मेरे भी नाम का, हर सुहानी शाम का हिंद के नाम का, एक तेरे भी नाम से एक मेरे भी नाम का, कोई नारा लिख भी दो पैगाम सारा लिख भी दो, कोई नारा लिख भी दो पैगाम सारा लिख भी दो, आसमां को धरती पे आज फिर उतार दो, मुल्क क्या कहने, वाह बहुत के लिए इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने का, तो जिनके पास दुनिया को हंसाने का जी आगे आगे और विस्की गोलियां चारा शराब शरबत रस्सा और गन्ना का रस, चाय काफी दूध पानी खेली दारू दही की लस्सी, भांग गांजा अफीम चरस स्मेक हेरोइन और डोडा, बीड़ी सिगरेट सिगार हुक्का आग धतूरा और छोड़ा, मैंने किसी को नहीं छोड़ा ना, वो पीछे से भाई साहब करे वंस मोर एक ऐसे कह रहे जैसे कोई मुझे धमकी दे रहा, मैं भाई साहब इन और कवियों की तरह धमकी से डरने वाला कभी नहीं हूँ, 32 अस्त्र और शस्त्र तो हमेशा अपने पास रखता एट ए टाइम, और मैं हमारे रणजीत दादा जी बैठे हैं, प्रहलाद भाई हैं, ये बड़े चिंता के कवि हैं साहब, इनको भारत की पाकिस्तान की रूस की सबकी चिंता रहती है, ये क्या टेंशन की कवि, मैं टेंशन का कवि, हाय हाय बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तो मैं इनसे कह देना सनगट लेपड़ झापड़ थप्पड़ लपड़ चाटा फेंक डुग मुग बॉक्सिंग बेटी चपाती फैमिली बॉक्सिंग पंपल डुग जलवा पटेरा गुस्सा टिके दुजुम लाज नानी मार कुंबा दबीर कबीर पटीर सटीर टुड सपोर्ट चुंगट लबूर करकोल और बटका, वही बात है, क्या रिसर्च है, शादी के लिए बहुत सारी बातें कही जाती है कि शादी एक ऐसा लड्डू है जिसे आप खाओगे तो पछताओगे, नहीं खाओगे तो भी पछताओगे, मैंने सोचा था जब दोनों स्थितियों में पछताना है तो खा खुआ के ही पछताओगे, और मैं तो कहता हूँ साहब शादी एक ऐसा चिमगम जिसे आप खाओगे शुरू शुरू में तो मीठा लगेगा, बाद में चबाए जाओ चबाए जाओ चबाए जाओ, और इंटेलिजेंट आदमी होता ना अजमेर वालों की तरह का, वो तो चबा चबू के किसी दूसरे के भी चिपका देता है, ले जा तो एक बार तालियां बजा के मुझे आदेशित करें, बहुत अच्छे, माँ ने
नहीं आए हैं। अच्छा, अच्छा है भाई, वाह। ये लोग जो मेरे एक बार कहने पर यहाँ हैं वो ऐसे ही नहीं हैं। क्यों हैं मैं आप तक पहुंचाता हूँ कि चंद पैसे कमाने नहीं आए हैं, महज हंसने हंसाने क्या बात है, नहीं आए हैं, नहीं आए हैं। कुछ तो है जो बचा है यहाँ आज भी, कुछ तो है जो बचा है यहाँ आज भी। आप ताली बजाने वाह 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 वाह, क्या कहने गौरव, वाह वाह। आप ताली बजाने नहीं आए हैं। इसके बावजूद आपने तालियां बजाई हैं। इससे पता चलता है कि कविता अभी जिंदा है, क्या कहने, गांधी अभी जिंदा है। वाह। मैं एक गीत श्रृंगार का आपके बीच में पढ़ देता हूँ। स्वागत। हम रिश्तों में जीते हैं। गौरव एक अनुरोध है, वो एक आध छंद सुना दो फिर गीत पढ़ दो प्लीज। मेरा अब भैया का आदेश है, मैं 2 छंद आपके बीच में पढ़ देता हूँ। हम कोई कार्य अच्छा करते आंसुओं से पाटने पड़े, हाय हाय, कि जाने अनजाने हुई जानकी से एक भूल, गम के समुद्र आंसुओं से पाटने पड़े। वनवास के दिनों में स्वर्ण मृग चाहवनी, विरहा की वेदना में दिन काटने पड़े। क्या कहने, संबंध बचाने की खातिर अनुबंध बनाने पड़ते हैं। संबंध बचाने की खातिर अनुबंध बनाने पड़ते हैं। जीने की खातिर सांसों पर प्रतिबंध लगाने पड़ते हैं। संबंध बचाने की खातिर अनुबंध बनाने पड़ते हैं। जीने की खातिर सांसों पर प्रतिबंध लगाने पड़ते हैं। अब सुनिएगा। है अंतर रोने रोने में, है अंतर रोने रोने में, अपनों के अपने होने। है अंतर रोने रोने में, अपनों के अपने होने में। हुआ कितना दर्द तुम क्या जानो, तुमको पाकर फिर खोने। हुआ कितना दर्द तुम क्या जानो, तुमको पाकर फिर खोने में। का होना जरूरी। तो तालियां उठाना अगले कवि के लिए। तब भगत सिंह एक शेर पढ़ते थे कि इन्हीं बिगड़े दिमागों में कहीं खुशियों के लच्छे हैं, इन्हीं बिगड़े दिमागों में कहीं खुशियों के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे हैं। तो मैं वहां भाग। अच्छा, मेरे साथ तो चिराग भाई अजीब सी विडंबनाएं भी है कि कवि सम्मेलन के बाद बहुत से लोग तो औरत पार्षद का चुनाव जीतती तो उनके पतिदेव पार्षद महोदय कहलाते हैं। हमारे को भी अधिकारियों ने तब एक नई डेजिग्नेशन दी, रणजीत सिंह जी राणा सरपंच पति। तब मैं भी मानने लगा कि यार मैं वास्तव में किसी का पति भी हूं। क्योंकि अपनी तो आदत ऐसी कि जब तक अधिकारी सर्टिफाइड नहीं करे तब तक हम मानते ही नहीं ना। इन 10 साल में चिराग भाई हमने बहुत विकास किया। एक नया मकान बना लिया। तो ऐसा विकास करना, सरकारी पैसा ऐसी जगह खर्च करना कि गांव के चारों तरफ से विकास दिखे। तो मैंने उनकी बात मान ली। गांव के एक तरफ नदी थी तो सरकारी पैसों से मैंने उसमें पुलिया बना दी। एक तरफ सरकारी जमीन पे मैंने सरकारी पैसों से विद्यालय भवन बनवा दिया। एक तरफ मैंने पानी की टंकी बनवा दी। चौथी तरफ कोई सरकारी जमीन ही नहीं थी तो मुझे मजबूरी में उसे मकान बनाना पड़ा। हाय हाय, कितनी मजबूरी, वाह। हाय 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 हाय। बात ठीक लगे तो ताली वाली बजाते रहना। और एक चिराग भाई हम पे आरोप ये भी लगता था कि सरपंच भ्रष्ट होते हैं। ये भी मजबूरी में करना पड़ता उसको।
मैं एक दिन अपने पंचायत भवन में बैठा था। मैं जितना बोलूंगा बिल्कुल सत्य बोलूंगा, और ये भी बात मैं झूठ बोल रहा हूं। इससे आपको मैंने कहा दे 10,000, बोले ये तो भ्रष्टाचार। मैंने कहा तूने तो कहा कहीं से भी निकाल लेना, तो शुरुआत तेरे से कर रहा हूं। बोले 10,000 किस बात के? मैंने कहा 5,000 तो इस साल के, और अगले साल फिर बाद हुआ महीना आएगा। तो बहुत से काम मजबूरी से करने पड़ते हैं। एक बड़ा था तो उस लिखा, मैंने उस कार्ड पे देखा तो उसमें लिखा था रणजीत सिंह जी राणा, और लिखना चाहिए था उसे रणजीत सिंह जी राणा भूतपूर्व सरपंच के पति। बहुत रणजीत सिंह जी राणा सरपंच के भूतपूर्व पति। बहुत अच्छे साल हो गए मुझे। तो मेरे विचारों से आदरणीय रास बिहारी जी गौड़ भी बड़े प्रभावित रहते हैं, और बहुत से लोग जो मुझे जानते हैं। मैं कविता एक छोटी से आपको वहां से देना चाहता हूँ। 2 या 3 बंद की कविता है। आप चाहोगे तो मैं उसे शॉर्ट भी कर दूंगा, नहीं चाहोगे तो 5-7 बंद की है वो। तो आप जल्दी चाहना, ताकि आप भी मुक्त और मैं भी मुक्त। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शुरू में चालो। मैं वो कविता इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि पिछले 8 सालों में इस देश में बहुत कुछ घटित हो रहा है। तब मैंने वो कविता लिखी, और मैंने देखा इस देश में कि इस देश में, जिस देश में कभी घी और दूध की नदियां बहा करती थी, में न कुछ जादूगरी होगी, हथेली की लकीरों में न कुछ जादूगरी होगी, न माथे पर मुकद्दर की कोई सिलवट खरी होगी। पसीना ही हमेशा से तुम्हारा तय करेगा ये, पसीना ही हमेशा से तुम्हारा तय करेगा ये। तुम्हारी कामयाबी की फसल कितनी हरी होगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम्हारी और तुम्हारे बिन हमारा हाल है ऐसा, चले आओ तुम्हारे बिन हमारा हाल है ऐसा। इकाई से बिछड़कर हाल जो होता दहाई का। बहुत अच्छे। इकाई से बिछड़कर हाल जो होता